Dear friends, before coming to Archaeological Survey of India, I worked with All India Radio, and my mentor, my trainer, asked me specifically, कि don't speak much in the microphone because the existence of your guest should be filled by the audience, it's not your existence. So मैं आज बहुत ज़्यादा आपके सामने नहीं बोलूँगा. मेरा काम केवल इतना है कि बल्कि परिचय भी आज के कॉम्पियर ने सारे ऑथर्स का करवा दिया है. केवल एक के बाद एक मैं आपके सामने ऑथर्स को पेश करूंगा. मैं चाहूँगा कि वो बोलें और आप सुने. सबसे पहले हमारी बहुत पुरानी दोस्त बरखा माथुर हैं. इससे पहले हितवादा में थी, अब टाइम्स ऑफ इंडिया में है. और उन्होंने ऐसी नॉवेल और बहुत खूबसूरत स्टोरीज़ अखबारों में की हैं. ये किताब मेरे हाथ में है, जिस किताब के परिचय के बारे में वो कुछ ना कुछ बोलेंगी. ये को ऑथर्ड बाय आशुतोष सलील एंड बरखा माथुर. अब मैं बरखा माथुर के पास सीधे कहूँगा कि वो माइक लें और हमारे ऑडियंसेस को ये बताएं कि क्या ऐसी बात थी कि जिसने आपको इंस्पायर किया कि अपनी स्टोरीज़ को इस किताब में जमा कर दें. बरखा. हेलो. सो दिस इज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलती हूँ. वेरी हैप्पी टू सी अ लॉट ऑफ यंग पीपल हियर एंड मैं अपनी जितना भी कन्वर्सेशन है मैं उन्हीं को एड्रेस करूँगी, क्योंकि मेरी किताब बीइंग द चेंज इन द फुटस्टेप्स ऑफ महात्मा हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस. और वो किताब विदर्भ की ही किताब है जहाँ हम लोग सब रहते हैं, और यहाँ पर रहने वाले उन लोगों की किताब है जो जिनकी कहानियाँ मैंने लिखी हैं वो आज भी वही काम कर रहे हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट विदर्भ हैज़ 11 districts. And we have 2 regions here. One is the Gadchiroli region and one is the Melghat region. Both the regions are known for their tribal population. दोनों regions में tribals रहते हैं. और जो सब विदर्भ को फेमस करने वाले एक बहुत बड़ी हस्ती हैं बाबा आमटे. अगर आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव हर्ड. तो उनसे इंस्पायर होकर और उनसे पहले बापू यानी महात्मा गांधी जो 10 साल सेवाग्राम में रहे वर्धा में, उनसे इंस्पायर होकर नागपुर के ही कई डॉक्टर्स हैं और दूसरे लोग हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जाकर गांव में रहेंगे और उन लोगों की मदद करेंगे, दोज हु आर नॉट प्रिविलेज्ड एंड दोज हु डू नॉट गेट मेडिकल एड और एजुकेशनल एम्पावरमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट. So these are 7 stories. My book tells 7 stories, and before I talk about the book, I'll talk about my co-author also. Ashutosh Salil is a Maharashtra cadre IAS officer. He was posted in Chandrapur and Wardha as collector and CEO. So he was also, just as I was writing about these people like Dr. Ravindra Kole, Dr. Ashish Satav, then there was this Devaji Tofa and Mohan Hirabai Hiralal. Dr. Gogulwar was there, the Amtes were there. So I was constantly covering them as part of my work with Times of India, and I was writing them. And similarly, being the collector, Ashutosh was also, because these people were running NGOs. ये अपने एक NGO के थ्रू वो सारा काम करते हैं, तो he was also meeting them. And it so happened that Ashutosh is a Fulbright scholar and he was in Harvard for his master's in law. And he wrote a mail from there to me saying that I have been reading your stories that you write, and I want the stories of these people to go out and reach not just Maharashtra, India, and the entire world, because the work that they are doing is so commendable. So I thought that he is in Boston. चंद्रपुर से आप बॉस्टन जाते हैं तो एक तो टेम्परेचर का ही फ़र्क इतना हो जाता है, यहाँ तो 50 डिग्री के करीब है, वहाँ -23. So I thought maybe he is homesick and all. So I said, yeah, when you come back, we'll do it. But he remained committed, and he's a young officer, and he remained committed. And when he returned to India after finishing his course, this was in 2019. And he said, come on, let's start on it. And we traveled together, and we interviewed these people. हाँ बरखा, इस मौके पे मैं अपने ऑडियंसेस के लिए एक चीज़ पूछना चाहूँगा. हाँ. कि जब हम बात करते हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल की, हाँ, तो दिमाग के किसी कोने में ख्याल आता है कि जो किसानों ने आत्महत्या कर ली, हाँ,
तो उसकी कहीं कोई स्टोरी आपकी किताब में है? मेरी किताब में फार्मर्स सुसाइड पे तो कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन मेरी किताब में एक बहुत ही टचिंग स्टोरी है मतीन भोसले की। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप में से किसी ने भी यहाँ पर मतीन भोसले का नाम सुना है क्या? ललित ने सुना है। मतीन भोसले एक फांसे पारदी ट्राइब के मतलब को बिलोंग करते हैं। फांसे पारदी ट्राइब के बारे में आप लोग कोई जानते हैं क्या? फांसे पारदी एक नोमैडिक ट्राइब है जिसको के अंग्रेज़ों के ज़माने से क्रिमिनल करार दिया गया था। दे वर कॉल्ड क्रिमिनल्स, कि पारदी कम्युनिटी का है तो चोर है, मर्डरर है। दे वर ब्रांडेड। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे आप ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखते हैं नंगे कपड़े के बिना भीख मांगते हुए, वो ज़्यादातर फांसे पारदी ट्राइब के होते हैं। तो मतीन भोसले जो है ये ही बिलोंग्स टू दैट ट्राइब, और इसको मदद मिली अपने टीचर से, तो ये पढ़ गया और पढ़ के ही बिकेम अ टीचर इन अ ज़िला स्कूल। बट ही सॉ कि इट इज़ नॉट हेल्पिंग हिज कम्युनिटी एट ऑल। तो उसने वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और उसने वो सारे फांसे पारदी बच्चों को इकट्ठा किया और उनके लिए एक स्कूल खोला। वो स्कूल खोलने के लिए उसके पास जो कुछ था, झोंपड़ा, बकरियां, सब बेच दिया उसने। फिर भी कम पड़ता था पैसा तो भीख मांगी, और ऐसे करके उसको बहुत प्रकाश आमटे जी ने बहुत मदद किया। द लॉयर एसोसिएशन समहाउ हेल्प्ड हिम अ लॉट। उसने एक स्कूल बनाया मंगरूर चावला में। द आयरनी इज़ कि वो स्कूल 2 साल पहले समृद्धि हाईवे के लिए तोड़ दिया गया। तो जब मैं मतीन से मिलने गई 2019 में, तो 10 दिन पहले वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी और जेसीबी ने आकर उसका पूरा स्कूल तोड़ दिया था। तो जब मैं तो किताब के लिए बात करने गई थी, लेकिन वो इतना रोया, उसने कहा कि मैं क्या बात करूं, मेरी तो कोई बात भी नहीं सुन रहा है यहाँ पर, और मेरे पे तो क्रिमिनल केसेस लगा दिए गए हैं एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो वो किताब तो सब पीछे रह गई। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अमरावती के। उन्होंने कहा नहीं, वी आर हेल्पिंग हिम। उसने कहा मैंने सीएम को अप्रोच किया है। सो दीज आर द स्टोरीज एंड ही स्टिल, अभी भी वो उन बच्चों को लेकर बैठा है वहाँ, फिर से वो इकट्ठा कर रहा है पैसा। नहीं, ऐसे मौके पे बरखा, हाँ। मैं ये कहूँगा कि अब अपने न्यूज़पेपर के लिए जब आप स्टोरी करें तो समृद्धि के माना क्या होते हैं लोगों को बताएं। समृद्धि मीन्स प्रॉस्पेरिटी। तो इस सिलसिले में मैं एक बात, आपकी बात से बात पकड़ूंगा। हाँ। कि मतीन के किए हुए काम से हम तो बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन आपने जो स्टोरीज लिखी है, हाँ। यहाँ पे कुछ यंग बच्चे बैठे हैं, हमारी नई नस्ल के, आने वाले नई नस्ल के लोग, वो भी अगर कुछ लिखना चाहें, हाँ, तो उनके इंस्पिरेशन के लिए आप कुछ उनसे कहेंगे? देखिए, मैंने जिनके बारे में, मेरी किताब का टाइटल है बीइंग द चेंज इन द फुटस्टेप्स ऑफ महात्मा। तो जब हम इन लोगों से बात कर रहे थे तो हमने देखा कि ये जो सातों के सातों लोग हैं जिनकी कहानियाँ हमने लिखी हैं, वो सब महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड है। दे लिव बाय द टीचिंग्स ऑफ महात्मा। वो कहते हैं कि हमको रास्ता, द ट्रूथ गेट्स ट्रबल्ड बट इट नेवर गेट्स डिफीटेड, ये मान के चलते हैं वो। और ऐसा नहीं है, उनके स्ट्रगल्स बहुत हैं। दे आर पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, सर्जरी में एमडी हैं, एमएस हैं। वो 1980s में वो उन जंगलों में चले गए जब उनके साथ के डॉक्टर सब लंदन और अमेरिका चले जाते थे। वो भी जा सकते थे। दे वर कमिंग फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज, एफ्लुएंट फैमिलीज, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के वहाँ स्ट्रगल करने गए। आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो मैं तो यही कहूँगी कि आप हिमलकसा जाइए, मेलघाट जाइए, बहरागढ़ जाइए, और वहाँ जाकर इन लोगों से मिलिए, इनका काम देखिए कि ये क्या लोग हैं और ये क्या काम कर रहे हैं और कितनी लाइव्स इन्होंने बदल दी हैं। दे आर गॉड। मतीन को लोग भगवान कहते हैं, और हमने इनकी ये किताब लिखी, हमने ये किताब उन तक पहुँचाई। तो उसके बाद द वे वी आर, द सिटी पीपल, सोशल मीडिया पे प्रमोशन होना चाहिए किताब का, इंस्टाग्राम पे जानी चाहिए किताब। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे 30 सेकंड का रील बना कर दीजिए, मुझे इंस्टा पे डालनी है। तो आधे से ज़्यादा ने कहा हमारे पास तो किताब ही नहीं है, हम कहाँ से रील। तो हमने कहा मैंने तो आपको भेजी थी। तो कहते वो तो कोई ले गया, अब तो नहीं है किताब। सो देखिए, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा कि हम उनके बारे में लिख रहे हैं, हम उनको आई एम ट्राइंग टू मेक देम फेमस थ्रू दिस बुक और द स्टोरीज। इट डजंट मैटर टू देम एट ऑल। वॉट मैटर्स इज देयर वर्क एंड द कमिटमेंट दे हैव गिवन टू दोज पीपल whom they are treating. I really wish, most of you, like
you know, whenever I visit a doctor or I tell him about this book, they say, okay, yes, we had gone there for internship, you know, to Milghat, Bairagarh. So I want you people also to go there, see the work, get inspired, maybe write a book also. चलिए ये बहुत खुशी की बात है। बरखा और मतीन से इंस्पायर होके मैं चाहूँगा कि हमारी नई नस्ल के लोग उन लोगों की बातों को जानें, उनके बारे में लिखें और एक ऑथर बने। फिर कभी मौका आएगा कि फिर हम किसी एक एडिशन में यहाँ जमा होकर आपकी पहली किताब को लोगों के सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी मच बरखा। अब हम आते हैं दूसरी किताब की तरफ। देखिए यहाँ मेरे पास जो ऑथर्स बैठे हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं। इसमें से 2 तो नागपुर के हैं, एक दिल्ली से आए हैं, एक बम्बई से आए हैं। बम्बई के हमारे दोस्त हैं, इनके पास मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। हमारी एक ऑथर बरखा के पड़ोस में बैठी हैं, ये हैं रुचिका सोई, जो दिल्ली से तशरीफ़ लाई हैं। मैं चाहूँगा कि अच्छा, उससे पहले एक और बात, जिस मौजू पे ये किताब उन्होंने लिखी है, आप जानते होंगे कि ग्रीको रोमन मैथोलॉजी में एक कहानी है कि एक आदमी इस कदर खूबसूरत था कि पानी में उसने अपना अक्स देखा और अपने पर ही फिदा हो गया, आशिक हो गया। हम वहाँ से वो बात लेते हैं कि नार्सिसस उसका नाम था, और नार्सिसिज्म, इस कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त लोगों की कहानी इसमें लिखी है। मैं चाहूँगा कि हमारी ऑथर अपनी किताब के बारे में बोले, और वो चाहती हैं कि 2 मिनट का पैसेज अपनी किताब से आपको पढ़ के सुनाएंगे। मैं उनको आवाज़ देता हूँ। So well, first time author, first time speaker, and 3 times COVID. So in case I lose my trajectory of thought, I thought I'd just quickly read to you how this book came about. So each of us has a story to tell, but only a few put it down in a book. Mine came about much by chance when I found myself in the most unlikely of situations which no one in my peer group had ever experienced, nor could they help me find my way around it. Much to my surprise, that I discovered the man I was married to for 12 years was not who he claimed to be. So when I was in the throes of this trauma, journaling and trying to figure out the chaos in my mind, that I casually remarked to a friend who was an author that this has to be a book. It just so happened that when I called her, she was sitting with her own editor, who thought it was a compelling story and asked me to send her a proposal. And I, who had never written before, just wondered how I'd go about it. But the rest was my struggle to pen down what I realized only later was a memoir. So I was a novice who didn't know what a memoir entailed, but now I know that my book had all the ingredients for one. It's a simple story of a common life occurrence we all indulge in, marriage. But mine had uncommon outcomes. To give you a little tip on how to write one, a memoir has to have authenticity, drama, relevance, but most importantly, can it help shape someone's life? It seems I got lucky, if I can call it that, since I was writing, since whatever I was writing fitted all these criterias. But what I was doing was only trying to sort out my own confusion and gain clarity, and in turn created something that could help another perplexed soul in coming to terms with their own trying relationships, and to figure out how to understand and tackle dysfunctional people. Read my book if you're a fan of Tinder Swindler or Inventing Anna. The book will give you a perspective on how deceptive people operate and how betrayal trauma can impact you. This book also carries resources at the back which can help you in identifying red flags in relationships. And please pass it forward to people who you think would need to read it. So I'll just read a minute from my book. Definitely, yes. Welcome. Randy, who's the person I was married to, comes home at 4 a.m. and goes to sleep beside me. He has not done this in a couple of months, and the sudden physical proximity makes me uncomfortable. I lie still till I hear him snoring. Then, with trepidation, I turn around and watch him sleep. I feel my head clawing away at my heart. Don't look, it tells me. This is not real. But the human heart is slow to see reason. It is hard to accept in this relationship all the emotions of love and affection of the last decade have been mine. I have spent the last 7 months trying to reaffirm our love despite my partner's shortcomings, only to realize that he does not even care for the well-being of this relationship. I thought I was doing what people normally do: meet a man, fall in love, build a life together, have children, plan our old age. 12 years later, I find myself completely isolated, alone in a foreign country, lying next to a man I no longer recognize. I have a knife in my bedside drawer, which is blunt, hoping that it'll keep me safe. And a part of me wants to shake him up and tell him, let's reason this out, let's talk and recollect the times we've had, the laughs we've shared, and the places we've been together. So much binds us: the birth of our son, the eccentricities of our family, old conversation, friendships.
But I know that when he wakes up, he won't be the man I thought him to be. I'm safer while he sleeps. Well, it was all journaling, which is what got me out of my trauma. It's been 4 years and a year to this book, so. But it's a difficult one. So basically, I discovered, thanks to this term, so when people say you shouldn't label anybody, but I chanced upon this term, narcissistic personality disorder, which explained to me the extent of what dysfunction can be and what it means. So it's not about labeling the person, it's about understanding for myself how much am I ready to deal with. Because people like this never change. He was married to several people while being married to me. He lived in the neighborhood, educated, a lot of money, but he had wives the world over. Oh. And children the world over, and he conned people out of money, and he didn't even have a degree, but he held the highest of offices, jobs, and completely Tinder swindler, but known to the family. So be careful, all you youngsters out there. There's a lot of this going on. So that's all I wanted to say. That was आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस मौके पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उन लोगों का एटीट्यूड तो एतराज़ के काबिल है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनसे हमने हमदर्दी भी करनी चाहिए कि जो इस सिंड्रोम से ग्रस्त हैं, और उनके लिए हमने कुछ अच्छा भी सोचना चाहिए। वो हमें धोखा देते हैं अपने ख़ुद की तारीफ़ में, अपने ख़ुद को पसंद करने में, लेकिन उनके साथ भी हमदर्दी की जानी चाहिए कि क्योंकि ऐसे सिंड्रोम से ग्रस्त हैं वो। तो बहुत ही एक अच्छा प्रॉब्लम लेके सोई जी ने अपनी किताब लिखी है। हम चाहेंगे कि यहाँ मौजूद जो यंग जनरेशन के लोग हैं इस किताब को पढ़ें और इसको जानने की कोशिश करें कि व्हाट एग्जैक्टली शी हैज़ डिपिक्टेड इन दिस बुक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमने हमारे ऑथर्स का कोई ऑर्डर नहीं बनाया। इत्तेफाक की बात है कि हमारे मेहमानों को स्टेज पे बुलाया गया तो वो इसी ऑर्डर में बैठ गए। मैं चाहता हूँ कि हमारा काफ़िला उसी रास्ते से चलता रहे। मेरे दोस्त हैं, आज सुबह ही सुबह इनसे मुलाकात हुई। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त नहीं हैं। मैं इनके बारे में कुछ अच्छा भी कहूँ तो आप ये मत समझिए कि मेरे दोस्त हैं। हमें खुशी है कि इनकी किताब मराठी में है। दूसरी खुशी की बात, आज मैंने कैलीग्राफी की वर्कशॉप की और आपको देख के खुशी होगी कि इनकी पूरी किताब हाथ से लिखी हुई है, कैलीग्राफ। तीसरी बात कि ये कविता लिखते हैं लेकिन बहुत अच्छे संगीतकार भी हैं, कंपोज भी करते हैं। मैं भी अपने पैदाइश के हिसाब से आई एम ए वराड़ी मानुष। मुझे पता है कि हमारे यहाँ गज़ल की परंपरा कैसे आई। मैं नागा देश पांडे की भी बात करूँगा और सुरेश भट्ट की भी बात करूँगा कि उन्होंने गज़ल व्याकरण लिखा और फिर गज़लें लिखी। हमारे दोस्त ने छंद भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी, ब्लैंक वर्ड्स भी लिखे हैं, गज़लें भी लिखी हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि अपनी किताब का परिचय करें। धन्यवाद। मराठी हिंदी मिक्स चालेल? सब लोग समझते हैं। हिंदी करेंगे तो सबको सबको भी जी जी मराठी हिंदी मिक्स जी। बहुत खुशी हुई ख्वाजा साहब, नमस्ते। सबको नमस्ते। और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और ये यंगस्टर्स देख के तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मैं इन्हीं को और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे जो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जो फॉलोअर्स हैं सर, उसमें से 80% इन लोगों के एज ग्रुप के हैं और उनको इंटरेस्ट है इस चीज़ में। ये तालियां ये कह रही थी कि इनको इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि जो अपने हस्ताक्षर दिख रहे हैं, तो बस इनको इनकी जनरेशन को ये शायद थोड़ा सा भूल चुके हैं, क्योंकि मुझे बहुत बार मैसेज में पूछते हैं कि ये किस ऐप में लिखा है, ये कौन सा फॉन्ट है। तो मैं हमेशा, लेकिन इनको ऐसा जो कोई पूछते हैं उनको हमेशा ज़रूर बताता हूँ कि ये हाथ से लिखा है, इस ऐप का नाम मेरा हाथ है। तो ये तो हुई एक चीज़ कि ये पूरे हस्ताक्षर में मैंने किताब की, इसमें कुछ स्केचेस भी मेरे हैं और ये पूरा कवर भी मैंने डिज़ाइन किया है। तो ये बुक ही मेरी डिज़ाइन की हुई है। ये तो रही बात डिज़ाइनिंग की हो गई, ठीक है। बुक गंगा पब्लिकेशंस है, इन्होंने ये बात मेरी मानी है, मुझे बहुत बड़ी चीज़ लगती है। मैंने उनसे जब कहा कि मैं हस्ताक्षर में करना चाहता हूँ, इतना पॉज गया पहले, तो आप
पूरी किताब लिखेंगे हाथ से? मैंने कहा हाँ लिखूंगा। तो मैंने कहा उतना ही नहीं करूँगा, तो मैं तो आपके प्रूफ रीडर को भी दूंगा फिर से। अच्छा, हाँ। तो बोली इतने पेजेस? मैंने कहा हाँ, तो क्योंकि हाथ से लिख रहा हूँ तो क्या गलत तो नहीं लिखना चाहिए, या तो फिर कंप्यूटर पे कर लो। तो बोले नहीं। तो मेरे 130 कुछ पेजेस हैं, वो लिखने के बाद पूरा उनको हैंड ओवर किया और बताया कि पहले ये प्रूफ रीडर को दे दीजिए। तो बोले सर वो तो गलतियाँ निकालेंगे। मैंने कहा वही चाहता हूँ। तो उसके बाद मैंने 75 पेजेस फिर से करेक्शंस किए उसमें, फिर भी कुछ रह ही गया जो मुझे अच्छा लगा, और एक दो जगह मैंने खुद रख दिया जो पढ़े और गलती निकाले। नहीं, और जो हम लोग करेक्ट करते हैं ना, कुछ गलत होने से पहले उसको लाइन से मिटा देते हैं, लेकिन वो दिखता है। तो मैंने एक दो कविताओं में वैसे रख दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, मैं इस मौके पे कहूँगा जी। गुलजार ने एक बात कही कि वो और भी हो गया नुमाया, मैं अपना लिखा मिटा रहा था। क्या बात है, क्या बात, बस वो ही चीज़ है। तो मेरे ख्याल से जैसे एक कोई सुंदर चेहरा है लेकिन उस पर एक तिल जो आ जाता है, उससे कुछ मज़ा आ जाता है, वैसे वो वाला वो तिल है। ये तो गजल कह रहे तो पोइट्री कलेक्शन है बेसिकली। जी, किताब में जो कविताएं हैं उसके बारे में कुछ जी, जी, कहें। वही। मैं आखिर में अब 3 मिनट में आपके बचा के चल रहा हूँ। जी आपसे मैं एक और फरमाइश भी करने वाला हूँ, लेकिन आप कंटेंट्स के बारे में, जी, बता किताब में दो। क्या क्या है उनके जी। बारे में बता दीजिए जी। संक्षिप्त में, फिर मैं आपसे एक फरमाइश करूँ। जी जी ज़रूर। किताब में फ्री वर्सेस भी हैं, ब्लैंक वर्सेस हैं, छोटे छोटे भी हैं, मतलब 7-8 लाइन्स के भी हैं, कुछ में ह्यूमर भी है, कुछ यंग माइंड्स की पोइट्री है, कुछ छंदबद्ध कविताएं भी हैं। अपने वृत्त और छंदों का जो अभ्यास है वो भी हम लोग आजकल थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कविता से संगीत तक का जो सफ़र है उसमें वाहन जो है, गाड़ी जो है, वो वृत्त छंद की है। तो उसका भी मैंने अभ्यास कुछ सालों में किया। तो छंदबद्ध कविताएं भी लिखी हैं और गज़लें भी लिखी हैं, क्योंकि मुझे गज़लें बहुत पसंद हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और मुझे किसी ने कहा था कि ऐसे सब एक साथ मत कर दो किताब में, मतलब छंदबद्ध, मुक्त छंद, गज़ल ऐसा मत कीजिए, ये गज़ल की अलग कीजिए। मैंने कहा मैं यही तो नहीं चाहता हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं किस धर्म का कौन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब लोग इंसान हैं। तो ये सब कविताएं हैं। कमाल है। तो मुझे इसी एक किताब में मैंने सब जो मेरा कलेक्शन था वो कर दिया। और मैं जैसे किसी कविता को कंपोज करके गाता हूँ, तो हर एक कविता का जो आशय होता है, उस तरह से जो सुर आते हैं, तो मुझे ये चाहिए था कि मैंने क्यों लिखा हाथ से, ये बताता हूँ, वो भी कंटेंट से संबंधित है। मैं चाह रहा था कि जैसे आशय के हिसाब से उसके सुर आते हैं, वैसे अपना अक्षर भी अपने बदलते हैं मूड के हिसाब से। तो वो मैंने चीज़ की कि जैसे कैलीग्राफी जो अपना डेकोरेटिव देखने की हमें आदत हो जाती है, तो मैंने ये किया है कि वो डेकोरेटिव ना हो लेकिन एक्सप्रेसिव रहे। तो हर कविता का अक्षर आपको अलग दिखेगा इसमें। तो ये चीज़ है। और बाकी तो कविताएं हैं, तो मैं खुद उसके बारे में बोलना अच्छा नहीं है। तो आप पढ़िए। हम चाहेंगे कि लोग आपकी किताब लेके कविता पढ़ें आपकी। लेकिन मैंने आपके बारे में सुना कि 20 दिसंबर 1919 को ये किताब पब्लिश हुई और 1 महीने में किताब बिक गई। अब हम किताब कहाँ से खरीदेंगे? जी अभी क्रॉसवर्ड्स का स्टॉल है नीचे। उसमें है, और ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं bookganga.com से। तो और दूसरी बात कि चितनवीर सेंटर ने मुझे यहाँ इसलिए भी बिठाया है कि मैं आपको बताऊं कि आपके 7 मिनट हो गए हैं। हाँ। और आपके पास 3 मिनट बचे हैं। इसमें मैं अपनी फरमाइश इन लोगों की तरफ से आपसे करने वाला हूँ। हाँ। कि मैंने ऐसा सुना है, हाँ। मतलब एक अफवाह है नागपुर शहर में कि आप कंपोज भी करते हैं पोएट्री। तो मैं चाहता हूँ कि छोटे 2 लाइन आप अपनी मधुर आवाज में सुना। मैं बिल्कुल साबित करना चाहता हूँ कि ये अफवाह नहीं है। इसमें से एक गज़ल सुनाता हूँ आपको। इसमें से नहीं, गज़ल दिल से सुनाता हूँ, इसमें से तानपुरा बजा दूंगा सर के लिए। गज़ल है। खरच कोणी भेटण्या आतुर असते का, खरच कोणी भेटण्या आतुर असते का,
खरच इतके घर कुणाचे दूर असते का, खरच कोणी भेटण्या आतुर असते का, खरच इतके घर कुणाचे दूर असते का, खरच कोणी भेटण्या. आगे है. या इथे आली असावी ओळ कवितेची, या इथे आली असावी ओळ कवितेची, त्या विना झंकारले हे सूर असते का, खरच कोणी भेटण्या आतुर असते का. क्या कहने. धन्यवाद. मैं समझता हूँ कि मिलिंद ने आज जो गज़ल सुनाई, और थोड़ी देर पहले हमने बात भी की कि मिलिंद जब गज़लें लिखते हैं तो उनको मीट्रोलॉजी, वज़न, बहर का भी शऊर है. तो सुरेश भट्ट को इस शहर में इससे बड़ा ट्रिब्यूट नहीं हो सकता कि आज मिलिंद ने आके अपनी गज़ल सुनाई. वाह वाह. मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ऑडियंसेस की तरफ से. दोस्तों अब हम आते हैं अपने चौथे ऑथर की तरफ, जिन्होंने किताब लिखी है मफहूम. यहाँ पर भी मिलिंद से मिलती जुलती एक बात है कि ये पूरी किताब कैलीग्राफ की हुई है, ये फॉन्ट्स में, प्रिंट्स में नहीं छपी. मेरे ठीक बाजू मिली विकमशी बैठी है, मिली विकमशी. मैं बहुत दिनों से गौर कर रहा हूँ कि ललित कला के माध्यम से ये ललित को मिली, इसलिए शायद इनका नाम मिली है. मुझे पता है कि ये बहुत अच्छी पेंटर हैं, बहुत अच्छी टीचर भी हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये कविता भी लिखती हैं और चाहती हैं कि अपनी कविता का संग्रह पब्लिश करें, और उसको उन्होंने नाम दिया है मफहूम. ये हमारी रोज़मर्रा की शायरी, जिसे हम कहते हैं ना कि बिखरा पड़ा है मेरे ही घर में तेरा वजूद, बेकार महफिलों में तुझे ढूंढता हूँ मैं. तो हमारे आसपास की शायरी मिली ने अपनी किताब में बंद कर दी है. मैं चाहूँगा कि अपनी किताब के बारे में वो बोलें, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा. शुक्रिया ख्वाजा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हाज़िरीन महफ़िल कि आप आज इतने अच्छे ऑथर्स को सुन रहे हैं. और आज मेरी भी खुशकिस्मती है कि ये किताब आपके सामने है, और इस किताब की कहानी ऐसी है कि पेशे से चित्रकार हैं, पर इश्क बहुत चीज़ों से है. चित्र करना रोका नहीं जाता, लिखना भी उतना ही लाजमी है मेरे लिए, और इसके साथ ही साथ पढ़ाना, मेरे बच्चों में मेरा दिल धड़कता है. वो सारी चीज़ के बावजूद और उनके ही अनुभवों से जो लिखा हुआ रहता है मेरा, वो साथ में ही लिखता रहा. लिखना मुझे आता है ये भी मुझे पता नहीं था. बाद में जब लोगों ने बोला कि हाँ भाई कुछ अच्छा लिख लेती हो, तब समझ में आया कि जो लिख के इधर उधर रह जा रहा है उसको इकट्ठा करना चाहिए. और फिर लिखने पे ध्यान गया, और रोज के ही तजुर्बों से कुछ चीज़ें बनती गई, और धीरे धीरे ये मफहूम आपके सामने आई. लॉकडाउन के ज़माने में मेरी कुछ कविताओं का सुबह हमारे अलग एंगल में रिवाज है, गुड मॉर्निंग का पोस्ट आता है, तो मेरी ही 2 लाइन की कविताएं और मेरे ही कुछ इमेजेस के साथ वो आना शुरू हुई. तो फिर लगा कि ये तो काफ़ी अच्छा हुआ. इवन ख्वाजा जी ने भी बोला कि ये एक किताब बननी चाहिए इसकी. तो उस पर फिर से सोचना शुरू हुआ, चिंतन शुरू हुआ, और उन शायरी को, उन 4 लाइन की कविताओं को
फिर से आपके सामने लाने के लिए ये किताब बनी। अब जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा थी। तब ये था कि गुड मॉर्निंग के पोस्ट तक वो सीमित था, अब ये दुनिया तक जाने वाला था, तो बहुत सारी मात्राएं गलत होनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको आप बोल रहे हैं कि हम उसको इरेज करते हैं। तो अब वो जो था वो इंग्लिश फॉन्ट में ही था। अब वो सारी चीज़ें कैलीग्राफी के माध्यम से लिखी जाने लगी। और अब उसके साथ सवाल था कि इस किताब में आप जब पढ़ेंगे तो मेरी लिखी हुई 4 लाइन की जो विचार है, मेरे हिसाब से वो विचार ही है जो आप सब अपने आप को उससे रिलेट कर पाएंगे कि ज़िंदगी अपने तजुर्बे से रोज़ कुछ सिखाती है। ज़िंदगी अपने तजुर्बे से रोज़ कुछ सिखाती है। धीरे धीरे ज़िंदगी के अनुभव से ही कुछ बनते जाते हैं। तो ये एक गज़ल है जिसकी 4 लाइन इस किताब में है। और इसके साथ ही साथ मेरे हाथ से मेरी पेंटिंग का सबसे अच्छा मोटिव है, हर जगह आप देखेंगे रजनीगंधा का फूल, प्यार का जो सिंबल होता है ये फूल है इसमें। और जो कविताएं लिखी हुई हैं उसी के साथ ही साथ जो पहले ड्राइंग थी उसके बाद अभी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो उसके साथ चित्रों का भी चयन शुरू हुआ जिसमें उन फूलों को ही कंपोज करके चित्र बनाया है कुछ इस तरीके से। तो हमारे इस मौके पे मैं एक सवाल ज़रूर पूछूंगा मिली से। मिली को तो मैं जानता हूँ, ललित को भी जानता हूँ। फारसी शायरी में, उर्दू शायरी में, मराठी शायरी में हमारी कवित्रियों ने जो शायरी की उसके अंदर एक मध्यम सुर है, एक तीव्र है और एक मध्यम सुर है, नीचे 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 चलता है। उसके अंदर कहीं थोड़ा सा प्रोटेस्ट, एहतजाज भी होता है। तो मैं मिली से दिल की बात पूछना चाहूँगा कि इन कविताओं में कहीं कोई एतराज़ ललित पर तो नहीं था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था ऐसा। मेरी कविता को पढ़ के बहुत लोगों को लगता है कि शिकायत जहाँ आती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो शिकायत पार्टनर से हो, शिकायत दुनिया से भी होती है, दुनिया के एटीट्यूड से भी होती है। तो कवि होना या कलाकार होना आप भगवान नहीं होते, अमूमन आप इंसान ही होते हैं। तो दुखता तो आपका भी दिल है। तो उस दिल के दुखने में भी एक था कि होने का सबब आज हम यूँ जान गए, इससे पहले कई शिकायतें थी ज़माने से। तो वक्त और हालात जब आप महसूस करते हैं तो चीज़ें अपने आप ही बाहर आती हैं, जो इस तरीके से मेरी किताब में आई है। और समय अगर हाँ, समय अब ख़त्म हो रहा है। एक चीज़ सुना देने की इजाज़त मैं देता हूँ। उसके बाद वो हमारी कॉम्पियर मेरी तरफ देख रही है, एक चिट्ठी भी भेजी उन्होंने। हाँ। तो हम 145 पे उसको समअप करना चाहेंगे। एक कविता को आपको सुनाने की इजाज़त। अभी जैसे अगर हमको समझना है या हमारी पोइट्री को समझना है तो हम आप सबको एक दूसरे को समझना होता है। तो हमारे पास जो लोग आते हैं वो चित्रकारी और मतलब आर्ट से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो हमको ऐसा कुछ कहना नहीं पड़ता है। जैसे शहद होती है तो मधुमक्खी और शहद का रिश्ता होता है। तो हम सब आपस में बंधे होते हैं प्यार से, कला से और बहुत सारी चीज़ों से। तो एक बार लोग आपसे आपका परिचय पूछते हैं तो मेरे समझ में नहीं आता कि क्या बताना चाहिए। तो मेरे लिए खुद के लिए लिखा था कि मेरे आसपास की चीज़ों से मुझे कोई नाम न दो। मेरी जगह पर हर कोई अपना दिल खोल पाता है। देखिए, हम जब स्टेज पे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें भी आप लोगों की दिलचस्पी के लिए करनी पड़ती हैं कि वो बात पूछने से, उसका जवाब पूछने से आपको मज़ा आ जाए। तो यहाँ मेरा रोल ठीक उसी तरह का था। ये सारे मेरे दोस्त हैं, कुछ बातें मैं जानता था तब भी मैंने इनसे सवालात पूछे। और मैं अपनी जगह इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि कम समय रहते में मेरे इशारों को समझ के इन्होंने अपनी बात समय के अंदर ख़त्म कर दी। ये इस प्रोग्राम की कामयाबी का एक बेहतरीन नमूना। मैं ज़ाती तौर से हमारे चारों ऑथर्स का शुक्रगुजार हूँ और चाहूँगा कि हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।